हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो फॉर लर्नर्स। और जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त हम यूजीसी नेट एनटीए सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको वो सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड इसी सीरीज़ में जो है ये हमारा यूनिट 1, इस सीरीज़ में हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ये अपडेटेड सिलेबस है यूजीसी नेट। यूनिट 2 भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 3 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 अब कंप्लीट होने वाली है। यूनिट 3 इस वक्त हमारी चल रही है, जिसमें कि हमारा सेकंड टॉपिक जो कि सामाजिक संस्थाएं हैं, इस वक्त हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज हम जो है इस थर्ड यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद हम 3 और 4 और देन फिर यूनिट 4 पर जाएंगे। जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पुराने वीडियोस लेक्चर्स देख लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशंस को ऑन रखें, क्योंकि हर थोड़े दिन में हम जो है नई वीडियोस अपलोड कर देते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक संस्थाएं, जहां से हमारा विवाह, परिवार, नातेदारी, अर्थव्यवस्था, धर्म, राज्य, कानून के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक संस्थाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, सबसे पहले सामाजिक संस्थाएं देखिए। समाजशास्त्र में जो सामाजिक संस्थाएं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं जो हम मानव का जो जीवन है, जो हमारा पूरा पूरा समाज है, वो सामाजिक संस्थाओं से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें हम देख सकते हैं कि सामाजिक संस्थाओं में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। सामाजिक संस्थाएं होती क्या है? देखिए, सामाजिक संस्थाएं जो भी हम, जैसे कि विवाह हो गया या कोई कार्यप्रणाली जहाँ से हम अपने कार्यों का पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई संस्थान हो गया, जैसे कि एजुकेशन संस्थान, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, इनको भी हम संस्थान कहते हैं। तो इन्हीं संस्थानों के अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और अलग अलग रूप हैं। तो इस टॉपिक में अब हम इसी को जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संस्था। संस्था कहा कि जाता है नियमों का एक पुंज होता है, जिसके माध्यम से कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि कोई भी एक ऐसा संस्था एक ऐसी जगह है जहाँ से आपके उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो पाती है। बेसिक मोटा मोटी हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और साथ साथ ये क्या होता है कि नियमों का पुंज होता है, जिसमें काफ़ी सारे नियम होते हैं, ठीक है। तो इन सामाजिक संस्थाओं में हम सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह की, ठीक है। विवाह एक प्रकार की सामाजिक संस्था है, और विवाह से हम सभी लोग जानते हैं कि विवाह क्या होता है। हर धर्म में विवाह जुड़ा हुआ है। जब से मानव का उद्भव हुआ है, उद्भव के बाद से जो कहा जाता है सबसे पहली संस्था जो मानव ने बनाई, वो विवाह और परिवार ही थे, जो कि मानव समाज को एक, जिन्होंने पूरा का पूरा समग्र रूप से जोड़ा है मानव को। सो विवाह की जो परिभाषा है हम उसे देखते हैं। विवाह की क्या परिभाषा दी गई है? विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। मानव की इच्छाओं की पूर्ति के कारण ही विवाह जैसी संस्था का उद्भव माना गया है। भारतीय समाज में विवाह, ये विभाग नहीं है, भारतीय समाज में विवाह को, ठीक है, भारतीय समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्था के रूप में माना गया है, ठीक है। देखिए, यदि भारत की हम बात करें, विश्व के स्तर पर नहीं करेंगे, भारत में तो क्या माना गया धर्म को, जो विवाह है उसे हम धार्मिक संस्था मानते हैं, क्योंकि यहाँ विवाह कैसे होता है? धार्मिक कर्मकांडों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बोगार्ट्स ने इसकी एक परिभाषा दी है के अनुसार युवा स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। हावेल के अनुसार विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। मजूरदार एवं मदान के अनुसार विवाह एक सामाजिक, धार्मिक व कानूनी स्वीकृति है, जिसके माध्यम से ही इन नियमों का पालन करा जाता है, ठीक है। और ये क्या है? साथ साथ दो विभिन्न लिंगों के व्यक्तियों के यौन संबंध व बच्चा जन्म देने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो हम इसको एक सिंपल वे में समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से कि जो विवाह है, एक तरीके से जो विभिन्न प्राणी हैं या दो विषम लिंग के जो व्यक्ति हैं, उनका साथ में रहना और एक परिवार को जन्म देना, यानी कि विवाह करना, यौन इच्छाओं को पूर्ति करना और साथ ही साथ बच्चे पैदा करना, यानी कि संतान प्राप्ति करना ही एक तरीके से परिवार बनता है उसी से। और यही हमारा विवाह का एक मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है, ठीक है। जैसे कि भारतीय धर्म में अगर हम देखें कर्मकांडों में, तो भारत में जो है संतान प्राप्ति को प्रमुख माना गया है। विवाह का जो मुख्य उद्देश्य माना गया है वो संतान प्राप्ति माना गया है। विवाह की आवश्यकताएं, ठीक है। अब डिफरेंट जितने भी समाजशास्त्री हैं, सबने अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबने बताया कि भाई विवाह की हमें आवश्यकता क्यों है, या विवाह की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो विवाह के जो उद्देश्य हैं वो वैसे तो लगभग हर समाजों में थोड़े अलग अलग उद्देश्य देखे गए हैं, ठीक है। जैसे कि हम हिंदू धर्म में माने तो यहाँ तो एक धर्म से जुड़ा हुआ है, हमने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति से, ठीक है। इस्लाम में इसको अलग माना गया है, सिख धर्म में इसे अलग माना गया है। तो कहा गया है यहाँ पर अलग अलग समाजों में विवाह के अलग अलग उद्देश्य हैं, ठीक है। मर्डॉक के अनुसार यान संतुष्टि, आर्थिक संयोग एवं बच्चों का लालन पालन व समाजीकरण विवाह का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। देखिए, जितने भी ये समाजशास्त्री है, मर्डॉक है, मजूमदार हैं, इनकी डेफिनेशंस को याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछी जाती है। मेलेनोस्की के अनुसार विवाह क्या है? मनोवैज्ञानिक, प्राणीशास्त्रीय, सांस्कृतिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है। मजूमदार एवं मदान ने विवाह को 4 उद्देश्य बताए हैं, जिसमें घर की स्थापना करना, लैंगिक संबंध
प्रवेश नहीं है, प्रजनन एवं बच्चों के लालन पालन सम्मिलित है। ठीक है, इन जो जिन भी समाजशास्त्रियों को यहाँ पर बारे में बताया गया है, ये 2-3 समाजशास्त्री हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समाजशास्त्री हैं, इसीलिए जो है इन्हीं के नाम बताए गए हैं। बाकी आप अपने स्तर पर इनको अलग अलग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि लुईसी मेयर है, मेलेनोस्की हैं, एंड आपके मर्डॉक हैं, जॉनसन है, हॉवेल है। तो सबने जो है विवाह की अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे हॉवेल ने कहा है कि विवाह एक सामाजिक आदर्श और मानदंड की एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में जो है कम से कम 50 लोगों के बारे में बता दिया जाए, लेकिन आपको एक मोटा मोटी जो विवाह कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वो आपको क्लियर होना चाहिए, और उसकी विशेषताएं क्या होती है वो आपको मालूम होना चाहिए। विशेषताओं में और भी चीज़ें जैसे संतान उत्पत्ति, या फिर पितृ ऋण भी भारतीय धर्म में कहा गया, अगर आपको पितृ ऋण चुकाना है तो उसके लिए भी विवाह जरूरी है। ठीक है, नाती पोतों का होना जरूरी है। उसके अलावा आता है आपका धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य हैं, काफ़ी सारी ऐसे रीति रिवाज परंपराएं जो केवल विवाह के पश्चात ही पूरे किए जाते हैं हिंदू धर्म में। ठीक है, अब आता है उसके बाद हमारे विवाह के प्रकार। विवाह के देखिए विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें एक विवाह हो गया, बहु विवाह हो गया, उसके साथ साथ जनरली जो पुराने समाज में था ये बहु विवाह की व्यवस्था थी, आदिम समाज के बाद से शुरुआत में। उसके बाद जो एक विवाह की व्यवस्था है ये मॉडर्न समाज से हम कह सकते हैं, या पिछले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के से कुछ समय पहले से जो है ये एक विवाह की पद्धति पाई जाती है। ठीक है, जो मॉडर्न समाज है यहाँ एक विवाह है। यहाँ पर एक विवाह के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे कि एक विवाह क्या होता है। ठीक है, एक विवाह क्या है? विवाह का एक स्वरूप है जिसमें कोई एक समूह, किसी एक पुरुष और एक स्त्री होगी, और वो जैसे कि मॉडर्न समाज है, हमारे परिवार है, हमारे माता पिता हैं। ठीक है, 2 लोग हैं, इन्होंने आपस में विवाह किया, इनकी संतान उत्पत्ति है और एक परिवार में ये रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक विवाह। अब एक विवाह के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि क्रमिक एकल विवाह। ठीक है, उसके अलावा हमारा आता है मोनोगेनी जिसे हम कहते हैं, अस्थायी एक विवाह, एकल विवाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक देखते हैं क्रमिक एकल विवाह। क्रमिक एकल विवाह क्या होता है? अनेक समाजों में जो व्यक्ति होते हैं, पहली पत्नी या पत्नी की जैसे मृत्यु हो गई किसी एक की। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा आज भी खासकर हरियाणा राजस्थान में गाँव में ऐसा होता है कि यदि स्त्री या पुरुष की बाई चांस डेथ हो गई तो उसकी जो पत्नी है उसकी शादी जो है उसके देवर से या भाई से करा दी जाती है। इस तरीके का एक विवाह होता है। ठीक है, और जनरली ऐसा हम देखते हैं पश्चिमी समाजों में भी ऐसा पाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है एकल विवाह। एकल विवाह जिन समाजों में पुनः विवाह मान्य नहीं होते उनमें केवल एक ही विवाह होता है, यानी कि आप जो है दोबारा विवाह नहीं कर सकते। अब जो व्यक्ति है अगर इसे कुछ हो गया या किसी की मृत्यु हो गई तो वो व्यक्ति हमेशा वैसे ही रहेगा। ठीक है, एक होता है हमारा जोड़ा विवाह। यह विवाह जो होता है स्थायी संबंधों पर आधारित होता है इसमें, और पति पत्नी समान स्थिति से रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक विवाह के कारण। ठीक है, ये तो एक विवाह के प्रकार बता दिए आपको 3-4। उसके बाद हमने बताया एक विवाह के कारण। ये भारतीय समाज में जो एक विवाह के कारण क्या है, एक विवाह के जो प्रमुख कारण है, एक तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पहले कई बार पूछा जा चुका है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, कि किस विवाह के तहत एक विवाह को मान्यता दी गई, ये पहले पूछा जा चुका है, जो हमारा एक्ट है 1955। ठीक है, एक इसके अलावा आता है समाज में स्त्री और पुरुषों का जो संख्या है समन्वय बना हुआ है कहीं ना कहीं उसमें, तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। अभी जब बहु विवाह के बारे में बताएंगे तब हम बताएंगे कि ऐसा क्या कारण था कि बहु विवाह किया जाता था। ठीक है, तो अभी क्या है, एक बैलेंस है कहीं ना कहीं, तो इसलिए एक विवाह को महत्व दिया जाता है। दूसरा हो गया आर्थिक कारण हो गया, पारिवारिक संघर्ष हो गया और तनाव हो गया। देखिए, जहाँ पर एक परिवार में एक से ज़्यादा पति होंगे वहाँ भी तनाव और संघर्ष होगा, पत्नियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ भी संघर्ष होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या किया गया है कि केवल एक विवाह को ही मान्यता दी गई, और आजकल तो अब लॉ बन चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके अलावा हमारा आता है, इसके अलावा हम देखते हैं विवाह से लाभ। एक विवाह के जो लाभ होते हैं, ठीक है, विवाह में जो है, इस विवाह में सर्वश्रेष्ठ माना गया है एक विवाह को। एक विवाह में क्या होता है, जो हमारा ये एक विवाह होता है इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्त्री पुरुष का इसमें क्या होता है, एक संयोग बनता है, और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाओं की जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, जहाँ हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, वो एक विवाह में ही देखा जाता है। अगर एक विवाह नहीं है, बहु विवाह, तो महिला की स्थिति क्या होती है, कहीं ना कहीं दयनीय होती है, और जो बच्चों का लालन पालन है वो भी एक बहुत समस्या बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, उद्विकासीय सिद्धांत है एक हमारा, जिसमें एक विवाह से संबंधित बातों को कहा गया है, जिसमें बताया गया कि एक विवाह की प्रथा सबसे नवीन और एक आधुनिक प्रक्रिया है। जैसे कि पहले बताया गया, ये क्या है, एक सबसे नवीन और आधुनिक प्रक्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं सीधे सीधे बहु विवाह। ठीक है, बहु विवाह का मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि जहाँ पर एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होंगी, उसको हमने क्या बोल दिया है, बहु विवाह। ठीक है, जैसे कि आप जान सकते हैं जौनसार, उत्तराखंड में जौनसार पावर एक जगह है, वहाँ पर जो है बहुपति विवाह, जैसे कि द्रौपदी का जो समय था वहाँ पर जनरली उसको उन्होंने महाभारत से जोड़ा हुआ है, और उनका ये मानना है कि जिस तरीके से
द्रौपदी अकेले थी और वो पांडव सारे उनके पति थे, तो इसी प्रकार की प्रथा वहां पर प्रचलन में थी अभी कुछ समय पूर्व तक भी, अभी भी पर वो लोग ऐसा मानते हैं। पर हालांकि अब मॉडर्न सोसाइटी है तो ये सब चीज़ें महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा था। ठीक है, उसका जो प्रमुख कारण था पहले के ज़माने में क्या होता था, आर्थिक कारण माना जाता था। ठीक है, देखिए क्या होता था, गरीबी बहुत थी और लालन पालन बहुत मुश्किल होता था। कोई एक व्यक्ति जो है अगर किसी के चार पुत्र हैं तो वो अलग अलग घर से लड़की नहीं ला सकते थे, घर में खाने पीने रहने की समस्या थी। तो उस समय में क्या होता था, वो एक ही महिला को लाया जाता था और उसी के पूरा का पूरा जो परिवार में जो भी युवा होते थे वो उसके पति बन जाते थे। ठीक है, जिसको हमने कहा बहुपत्नी विवाह उस समय में। ठीक है, जैसे कि हमने महाभारत में सुना है। ठीक है, और इसमें होता क्या था, जनरली जो मुख्य था, एक जो मुख्य रीजन माना गया है वो पुत्र प्राप्ति को माना गया है। ठीक है, और अपनी आर्थिक स्थिति को एक मेंटेन करके रखना या बनाए रखना है माना जाता था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बहुपति विवाह। ठीक है, जहां पर एक से अधिक पति होते हैं। दरअसल ये जनरली हमारा जो ट्राइब्स हैं, कुछ जनजातियां हैं, वहां पर इस तरीके की व्यवस्था पाई गई है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो तिब्बती प्रथा भी कहा जाता है, जनरली जो पहाड़ों पे या नागाज वगैरह की साइड है, इधर पर आप कुछ जनजातियों को देखेंगे तो उनमें क्या है कि बहुपति प्रथा माना जाता है, यानी कि एक पुरुष होगा और उसकी पत्नियां एक से अधिक होंगी। ठीक है, तो जनरली जो है ये मैक्लेनन ने ही सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। और इस प्रकार का विवाह जो है कश्मीर, असम, हिमालय क्षेत्रों में जनरली हम देखते हैं कि जो हिमालयन रेंज है, ठीक है, जहाँ पर ये ट्राइबल्स रहते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, जनरली ये ट्राइबल्स में ही जोड़ा गया है और ट्राइबल्स में ही देखा गया है इस तरीके का जो विवाह था, जहाँ पर जिसे हमने कहा है बहुपति विवाह। ठीक है, ये बहुपति विवाह था और इसमें क्या होता था, एक से अधिक व्यक्ति होंगे और जनरली प्राचीन समय में भी ये पाया जाता था, लद्दाख वगैरह में ये पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें जो है भ्रातक बहुपति विवाह था। अब भ्रातक था यानी कि भाई जो हैं, विभिन्न भाई होंगे, अगर जैसे कि विवाह में पति परस्पर भाई होते हैं तो जो है वो अलग अलग महिलाओं से शादी कर लेंगे, इस तरीके की व्यवस्था थी। उसके बाद हम देखते हैं विवाह की उत्पत्ति के कारण। ठीक है, जो विवाह था उसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या थे। विवाह की उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण है, हम बेसिक कॉमन सेंस से भी इसको समझ सकते हैं कि क्या कारण रहे होंगे। देखिए, जो प्रमुख कारण था वो हमारा यौन आवश्यकताओं की पूर्ति थी। जो पुरातन समाज था या प्राचीन समाज जब था, तो प्राचीन समाज में क्या होता था, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था तो थी नहीं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ में संबंध स्थापित कर सकता था। तो उस आधार पर क्या किया जाता था, जब समाज में अव्यवस्था की स्थिति हुई तो क्या किया गया, एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई आप विवाह करेंगे, संतान उत्पत्ति होगी और फिर एक परिवार या नातेदारी व्यवस्था का जन्म होगा। तो उसी के आधार पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या माना, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा हमने माना है शिशु को जन्म देना। ठीक है, जो यानी कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए। शिशु का सामाजिकरण, जब व्यक्ति एक परिवार में हो, कोई नवीन सदस्य होगा तो तभी उसका सामाजिकरण हो पाएगा। परिवार से जुड़ना, जो व्यक्ति होगा, जो भी छोटा बच्चा आएगा वो परिवार से जुड़ जाता है। और आर्थिक रूप से सक्षम होना, वर्तमान में विवाह के जो है इस वक्त जो कारण है वो प्रमुख यही माना गया है कि आर्थिक रूप से संपन्न होना जरूरी है। ठीक है, विवाह में जो है कुछ आपके परिवर्तन भी हुए हैं। वर्तमान समाज में अगर हम देखें तो विवाह में बहुत ट्रिमेंडियस चेंजेस हुए हैं, जिनके ऊपर अब स्टडीज होने लगी है। जैसे कि डाइवोर्स रेट बढ़ने लगे हैं, समलैंगिक विवाह होने लगा है। जो लिंग का जो पहले कॉन्सेप्ट था कि जो विपरीत लिंग होंगे वो विवाह करेंगे, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब समान लिंग विवाह भी देखे जाते हैं। काफ़ी देशों ने इस चीज़ को लेकर मान्यता भी दे दी है। तो अब उसके जो कारण हैं वो क्या बताए गए हैं, सबसे पहले तो एक आधुनिक शिक्षा, आधुनिक कानूनी व्यवस्था, संचार एवं वैश्विक क्रांति। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जब मानव अधिकार की बात आती है, ठीक है, आपका जो मानव का अधिकार है वो जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, डिग्निटी के साथ में, यानी कि एक सम्मानपूर्वक जीवन जीना। ठीक है, और आपके अपने अधिकार है, आप अपने जीवन का निर्णय खुद ले सकते हैं। तो इसी संदर्भ में कुछ देशों में ऐसा माना गया है कि भाई आपका खुद का अधिकार है, आप विवाह करें चाहे ना करें, आप विपरीत लिंग से करें या समान लिंग से करें, कोई समस्या नहीं है। हालांकि ये एक तरीके से सोसाइटी का कोलैप्स है, यानी कि एक तरीके से सोसाइटी की विपरीत स्थिति है, क्योंकि इस तरीके से समाज नहीं चल सकता है कभी। तो जैसे ये भारतीय समाज में इसको अभी तक पूरी तरह से अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पर आपने सुना होगा एक नास फाउंडेशन के बारे में। भारत में एक नास फाउंडेशन है जो कि जनरली थर्ड जेंडर के लिए वर्क करते हैं ये लोग। एंड इन्होंने जो है काफ़ी समय से, ये लोग आपने सुना होगा एक रेनबो करके एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कुछ समय पहले पेरिस वगैरह में, यूरोप में। तो उसका मतलब यही था कि जो भी ये एलजीबीटी ग्रुप्स हैं इनको जो है इनके अधिकार दिए जाएं। ठीक है, भारत में भी जैसे बहुत मांग की गई थी तो अधिकार दे दिए गए, थर्ड जेंडर का रूप दे दिया गया है। लेकिन अभी तक भारत में समलैंगिकता या फिर समान लिंग के व्यक्ति को विवाह की अनुमति नहीं है, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, विदेशों में हालांकि ऐसा दे दिया गया है, लेकिन भारत में वैसे भी ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है, धर्म के अलग मायने हैं, धर्म से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको जो है कभी भी मान्यता देने की भी संभावना
नहीं है। ठीक है। तीसरा क्या हुआ है हमारा, विवाह विच्छेद या तलाक के प्रमुख कारण। अब क्या हो चुका है, जब ये जो व्यवस्था हुई है, ठीक है, विवाह में जो परिवर्तन हुए हैं, ये तो आपको डिफरेंट टाइप्स बता दिए, बट इसके साथ साथ क्या हुआ है, विवाह विच्छेद या तलाक के भी प्रमुख कारण बन चुके हैं। ठीक है। तो अब क्या हो गया है कि विवाह विच्छेद जैसे वेस्ट में हम देखते हैं, यूरोपियन कंट्री या अमेरिका में तो बहुत तेजी से वहाँ पर विवाह टूटते हैं। अगर आपको सर्वेस पढ़ेंगे, रिसर्च पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका में प्रत्येक 10 में से 8 विवाह जो होते हैं वो टूट जाते हैं अपनी शादी के 1 साल के अंतर्गत ही। 1 साल में वो विवाह जो है टूट जाते हैं। तो भारत में बल्कि ये स्थिति नहीं है ऐसा। ठीक है। भारत में लगभग 10 में से देखा जाए तो कोई एक विवाह ही टूटता है, या 10 में से नहीं, यहाँ का प्रतिशत अगर 100 में से निकालता, 100 में से शायद 10 ही विवाह जो हैं टूटते होंगे, बाकी सभी विवाह यहाँ पर सामान्य रूप से चलते हैं। तो विवाह विच्छेद का जो प्रमुख कारण है, इसका भी जो प्रमुख कारण यही औद्योगिकरण, आधुनिक शिक्षा या फिर आर्थिक संपन्नता को माना गया है। ठीक है। आर्थिक रूप से कोई संपन्न है, कोई पुरुष है या कोई महिला है, तो क्या करते हैं, वो नहीं रहना चाहते हैं साथ में। आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जॉब्स में, तो उनको लगता है कि उन्हें विवाह की आवश्यकता नहीं है, अपनी बेसिक नीड्स को वो कैसे भी करके पूरा कर सकते हैं। दूसरा, संचार क्रांति यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने क्या दिया है, आपको अवसर दे दिए, सुविधाएं दे दी है। आप अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जुड़े रहते हैं, तो आप जो है इतना सोच ही नहीं सकते हैं। औद्योगिकरण, बाजारीकरण व उपभोक्तावाद। ठीक है। अब आपके लिए क्या हो गया, जीवन जीना का जो एक माध्यम है वो केवल दिखावे वाला जीवन हो गया। उपभोक्तावाद, बाजारीकरण बढ़ चुका है। ठीक है। जरूरी नहीं है, अब ये फैशन में आ चुका है कि अगर आप सिंगल रहते हैं एक लंबी उम्र तक भी, या किसी ने विवाह नहीं किया और आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो आपकी समाज में जो है एक इज्जत रहती है और एक स्टेटस रहता है। जैसे कि पहले के समाज में ऐसा नहीं था। पहले के समाज में आप कितने भी संपन्न हो या ना हो, बट अगर आपने विवाह नहीं किया तो क्या माना जाता था, गलत माना जाता था। पर वर्तमान में जो है व्यवस्था बदल चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवार की। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा विवाह, और विवाह के बाद क्या विवाह से ही हमारा क्या बनता है, परिवार, और परिवार से हमारी बनती है नातेदारी। ठीक है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर परिवार। ठीक है। परिवार क्या होता है, एक से एक, जब कोई एक परिवार होता है और उस परिवार में एक या दो से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, जहां उनकी संतान उत्पत्ति होती है, उसे हमने क्या माना है, उसे हमने नाम दिया है परिवार का। जैसे कि एक स्त्री है, एक पुरुष है और उनका एक बच्चा या 2 बच्चे हैं, तो इसको हमने क्या संज्ञा दी है, परिवार की। ठीक है। परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है, सबसे पहले तो याद रखिए प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह क्या होता है, जो सीधे ब्लड रिलेशन पे होता है, यानी कि हमारा, जैसे हमारे माता पिता से, हमारे भाई बहन से जो प्राथमिक रूप से हम जुड़े हुए हैं, इसको हमने क्या बोला है, प्राथमिक समूह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। एक होते हैं द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह क्या होते हैं, जैसे कि आपके चाचा ताऊ के रिश्तेदार, ठीक है, या आपके पड़ोसी या आपके दोस्त, वो सब कौन होते हैं, हमारे द्वितीयक समूह से संबंधित होते हैं। प्राथमिक समूह में हमारे जो इनसे ब्लड रिलेशन है वो हमारे परिवार के लोग ही आते हैं। आगे देखते हैं, जो कि विवाह व रक्त के संबंधों पर आधारित होते हैं, जिसमें पति पत्नी एवं एक निवास में 2 बच्चों सहित या इससे अधिक बच्चों के साथ आप रहते हो, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, परिवार। मैकएवर पेज ने समाज में परिवार की सबसे महत्वपूर्ण समूह माना है। ठीक है। समाज में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है, मैकएवर पेज के अनुसार परिवार को। गिलबर्ट के अनुसार सामान्यतः परिवार में एक स्त्री पुरुष व उनकी 1 से अधिक बच्चे सम्मिलित होते हैं। ये सब डेफिनेशन से अलग अलग जो इंपॉर्टेंट थे 2-3 लोगों के बारे में हम बता दिया गया है। बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा। हम नेक्स्ट जब वीडियोस बनाएंगे इसको रिवाइज करेंगे दोबारा से, तब हम वहाँ पर आपको जो है पूरे के पूरे और जितने भी ये जो भी किसी समाजशास्त्री या फिलोसफर थिंकर ने कुछ कहा इनसे रिलेटेड, इसके बारे में आपको लिस्ट बना के बता दिया जाएगा। पार्सन्स के अनुसार विवाह परिवार वह कारखाने हैं जहाँ मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। यानी कि पार्सन्स ने, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किस समाजशास्त्री के अनुसार या फिर निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने परिवार को एक कारखाने के रूप में माना है। ठीक है। तो किसने माना है, पार्सन्स ने। और गिलबर्ट ने क्या परिभाषा दी है, समानता परिवार में एक स्त्री पुरुष व उनके 1 से अधिक बच्चे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, जैसे कि बच्चों का लालन पालन या सामाजिकरण। जो पहली विशेषता है समाज की, परिवार की, वो क्या है, बच्चों का लालन पालन यानी कि सामाजिकरण करना, उनको अच्छी तालीम देना, उनको पढ़ाना लिखाना। दूसरा आता है रक्त संबंधों पर आधारित। तीसरा आता है आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए अनिवार्य सदस्यता और सामाजिक नियंत्रण में सहायक। ठीक है। परिवार के ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि आर्थिक रूप से परिवार सक्षम होना चाहिए, अनिवार्य सदस्यता है, समाज में तो एक अनिवार्य सदस्यता होती ही है। ठीक है। मॉर्गन ने परिवार का उद्विकासवादी सिद्धांत दिया है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मॉर्गन का जो उद्विकासवादी सिद्धांत था, ये यहाँ पर अलग से मेंशन कर दिया गया है। समान रक्त का विवाह, अर्थात परिवार का कोई भी सदस्य किसी से भी विवाह कर सकता था, जैसे आदिकाल में पाया जाता था। ठीक है। तो इन्होंने एक उद्विकासवादी सिद्धांत दिया कि कैसे विवाह का अस्तित्व में आया और कैसे विवाह जो है आज के समय में इंपॉर्टेंट हो गया है।
तो इन्होंने क्या बताया, जो आदिकाल था, जैसे कि पहले बताया गया है कि विवाह क्या होता था, कोई भी व्यक्ति किसी से भी विवाह तो होता नहीं था जनरली। आप जो है अपने यौन संबंध स्थापित कर सकते थे किसी के भी साथ में, क्योंकि आदिम समाज था। एक ही परिवार के अगर 4 लोग हैं तो वो आपस में भी संबंध स्थापित कर लेते थे। पर उससे क्या होता था, उनकी जो संतान होती थी वो वैध अवैध होती थी, इसका खुद से कोई डिसाइड नहीं कर पाता था। तो क्या हुआ, उसके बाद समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ। तो समूह विवाह, जिसमें एक परिवार के पुरुषों का विवाह दूसरे परिवार की स्त्रियों से हो जाता था, और बहुपति परिवार कहा गया। ठीक है, इन्होंने कहा पहली कंडीशन ये आई, पहली फर्स्ट स्टेज जो थी हमारी, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने बताया समान विवाह था, यानी कि रक्त की जो इंपॉर्टेंस थी वो नहीं मानी गई। ठीक है, भाई बहन माता पिता कोई भी था वो आपस में संबंध स्थापित करके अपना जो है संतान उत्पत्ति कर लेते थे। उसके बाद उन्होंने बताया समूह विवाह की शुरुआत हुई। समूह विवाह में क्या किया उन्होंने, कि जो स्त्रियां थी, एक परिवार के पूरे पुरुषों का दूसरे परिवार की स्त्रियों से विवाह हो जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार की स्थिति आती है, यानी कि जहाँ पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, पुरुष के हाथ में पूरी सत्ता आ गई और वह स्वयं से फिर किसी महिला से विवाह करके अपना परिवार को बना सकता था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया एक विवाह परिवार, और फिर आधुनिक समाज में उन्होंने बताया अभी क्या है, एक विवाही परिवार है, यानी कि एक व्यक्ति जो है कि इंसान से विवाह करता है और उम्र भर उसी के साथ रहता है, और वही परिवार और नातेदारी व्यवस्था का उद्भव होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, मॉर्गन का जो सिद्धांत है उद्विकासवादी सिद्धांत, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है, बट यह समराइज करके शॉर्ट में बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है परिवार के प्रकार। परिवार 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नाभिक परिवार, जिसे हमने एकल परिवार भी कहते हैं, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, नाभिक परिवार कौन से हैं, जो आजकल मॉडर्न सोसाइटी में जैसे कि हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, एक हमारे माता पिता हैं, 2-3 साथ में लोग रहते हैं, भाई बहन जो कि हैं हमारे, तो उसको हमने क्या कहा, एकल परिवार। एकल परिवार की बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कि जैसे कि आधुनिक समाज में है, आर्थिक रूप से आप संपन्न होते हैं तभी आप एकल परिवार में जाते हैं। और एकल परिवार के काफ़ी सारे दोष भी हैं, जैसे कि बच्चों का लालन पालन सही से नहीं हो पाता। जैसे कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में आप देखेंगे आजकल माता पिता, जैसे दिल्ली बॉम्बे में आप देखेंगे तो माता पिता क्या है, सर्विस में है। ठीक है, परिवार बच्चा क्या क्रेच में पढ़ रहा है, तो इसके ऊपर भी जो है स्टडीज़ होने लगी हैं, तो बताया गया कि इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। और साथ ही साथ जब, क्योंकि संयुक्त परिवार जब होता था पहले के ज़माने में, आपने सुना होगा भारत में तो संयुक्त परिवार की प्रथा थी, आज भी गांव में संयुक्त परिवार है। तो होता क्या था कि एक पूरा परिवार था जहाँ पर 7-8 लोग या 10 लोग एक ही घर के अंदर एक ही छत में रहते थे, एक चूल्हा होता था उनका, और सभी बच्चों को पूरा प्यार मिलता था, लालन पालन के लिए सभी लोग सम्मिलित रहते थे। ठीक है, तो पर इसके अपने ड्रॉबैक थे, कमियां क्या थी, कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी, आप अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रह सकते थे। घर में जो है आपसी तनाव या कलेश की स्थिति में बच्चों को भी समस्या देखनी पड़ती थी। लेकिन एकल परिवारों में ऐसा नहीं है। एकल परिवारों में क्या होता है, उन्मुक्तता, आज़ादी, आप अपने अधिकारों के प्रति, अपने प्रति, ठीक है, अपने कपड़ों के प्रति, अपना रहन सहन के प्रति आप क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आप एकल परिवार में तो आप विदेश जाना चाहते हैं, कहीं बाहर रहना चाहते हैं परिवार के साथ में अलग होकर, तो वो संभव है। लेकिन संयुक्त परिवारों में क्या होता था, जो मोह माया थी, जो परिवार में जुड़ावपन था, वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, लोग अलग नहीं हो पाते थे। अब विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार का वर्गीकरण। ठीक है, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार का एक अलग अलग वर्गीकरण किया है। जैसे डब्ल्यू वर्नर ने जन्ममूलक प्रजननमूलक समाज का बताया है। ये एक इंपॉर्टेंट है टेबल, इसका आप जो है नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किस समाजशास्त्री किस व्यक्ति ने परिवार का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। जैसे मैकइवर ने स्थायी और अस्थायी परिवार बताए हैं, मेमफोर्ड ने जो है आपका ग्रामीण और नगरीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे ग्रामीण और नगरीय परिवार क्या होते हैं। मर्डॉक ने स्वतंत्रतामूलक और मिश्रित समाज की बात करी है, मिश्रित परिवार की बात करी है, और AR देसाई ने पीढ़ीगत और संबंध के आधार पर। ठीक है, WL वर्नर ने जन्ममूलक और प्रजननमूलक, और लिंटन ने रक्त और विवाह के आधार पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी टेबल, इसको अच्छे से देख लें, समझ लें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है इस जगह से। साथ साथ यहाँ बताया गया है परिवार के कार्य। ठीक है, परिवार के जो अनिवार्य कार्य वही हैं जिस तरीके से विवाह के होते थे, उसी तरीके के कार्य बताए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ, यौन इच्छा की पूर्ति, संतान उत्पत्ति, घर की व्यवस्था करना, परिवार के ही कार्य हैं। जिस तरीके से विवाह के बताए गए थे सेम वैसे ही है, ये अनिवार्य कार्य हैं, ये तो हर परिवार में होता ही है। ऐच्छिक कार्य क्या होगा, जैसे कि आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि आपको जो है कोई कार्य करना है रहन सहन के लिए, आर्थिक कार्य हो गए, धार्मिक जो भी आप प्रबंध करते हैं, पूजा पाठ करना, ये एक ऐच्छिक कार्य है। ठीक है, परिवार के विघटन के कारण। ठीक है, मैवरर ने इसके 4 कारण बताए, जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वाभाविक, स्नेह एवं यौन संबंध। इन्होंने क्या बताया कि कुछ इन 4 आधारों पर जो है विवाह परिवार का विघटन भी हो जाता है। बर्गॉस ने 6 कारण बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, यानी कि पैसे की, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में पैसे को लेकर कुछ मतभेद हो जाए, कोई ज़्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, तो उन्होंने कहा क्या हो रहा है, परिवार का
संगठन टूट रहा है, विघटन हो रहा है। स्वाभाविक संबंधी यानी कि आपका खुद का मन नहीं है साथ रहने का परिवार में, जैसा कि अभी पीछे बताया, तो वो नहीं रहना चाहते। स्नेह है आपका और मानवीय आदत है, ठीक है। आप जैसे कि कोई व्यक्ति है नशे का आदी है, अलग रहना चाहता है अपने परिवार से होके, तो वो भी परिवार के एक विघटन का एक तरीके से कारण है। एलियट एवं मेरिल के अनुसार इन्होंने भी जो है समाज के विघटन के 3 कारण बताए हैं, कारण नहीं है 3 कारण बताए हैं। जैसे समाज की संरचना में परिवर्तन, जैसे क्या हो रहा है, अब औद्योगिक समाज आ रहा है। मान लीजिए आप किसी कोई एक परिवार है जहाँ पर 5 लोग या 6 लोग रहते हैं, माता पिता है, 2-3 भाई बहन, तो क्या हो गया, सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने लगा है, ठीक है। जैसे कि कोई लड़का है तो वो नहीं रहना पसंद करता अपने परिवार के साथ में, संरचना में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसके दोस्त या फिर कोई दूसरे लोग अन्य जो है अलग कमरा लेके रहते हैं या कहीं बाहर चले गए हैं, तो क्या होता है कि अब वो भी एक तरीके से अलग चले जाते हैं। या विवाह हो गया उस लड़के का या लड़की का, जनरली लड़के का ही देखते हैं कि शादी करके किसी लड़की को लाया, तो क्या करेगा वो, अलग रहना, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट लाइफ पसंद है। तो क्या हो गया कि इंटरफेरेंस नहीं चाहिए पेरेंट्स का या किसी अन्य का, या जो लड़की आई है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, या लड़का विवाह के बाद एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो गया है, अब उसमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, वो नहीं रहना चाह रहा है। तथा सामाजिक तनाव, तनाव भी एक प्रमुख कारण है। आप अगर फैमिली में रहते हैं, आपका तनाव हो, तो आप वैसे भी एडजस्ट नहीं कर पाते कोई। कपाड़िया के अनुसार औद्योगिकरण और न्याय व्यवस्था, ठीक है। इन्होंने न्याय व्यवस्था को क्यों जोड़ा है, क्योंकि आप आजकल राइट्स है, काफ़ी सारे अधिकार मिल जाते हैं व्यक्ति को, तो आप जो है उसके आधार पर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। आपका लीगल राइट है, आप प्रॉपर्टी मांगते हैं, जैसा कि आज आपने देखा होगा, तो आप प्रॉपर्टी मांगते हैं और फिर अलग हो जाते हैं पैसे लेके, ठीक है। औद्योगिकरण भी है इसका एक कारण है। जैसे कि क्या हो गया है, बाहर दूर इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, आप जॉब करने चले गए, तो परिवार का एक तरीके से विघटन हो गया। मान लीजिए एक परिवार है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कानपुर में एक परिवार में जो है 6 लोग रहते थे, तो माता पिता और अभी तक 5 लोग थे, 3 बच्चे मान लीजिए, ठीक है। तो पहले लड़का नौकरी करने के लिए दिल्ली चला गया, फिर लड़की बेंगलोर चली गई, फिर एक और लड़का या लड़की है तो कर्नाटक चले गए, ठीक है। पिताजी रिटायर हो गए, अपने पैतृक गांव लखनऊ चले गए, तो क्या हो गया, पूरा परिवार विघटित हो गया, ठीक है। माता जो है साथ में चली गई और लड़कों ने शादी करी, वो कहीं और रहने चले गए। तो उन्होंने क्या बताया, औद्योगिकरण का भी इसमें बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ जो है उन्होंने शादी करी है, मान लीजिए लड़की का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया, लड़का अलग रह रहा है, तो उन्होंने क्या होता है, परिवार विघटन हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो है समाज को इसके लिए कुछ प्रबंध करने चाहिए। शिक्षा क्या है, एजुकेशन, ये तो औद्योगिकरण से ही जुड़ा हुआ है भाई। आप हाईली एजुकेटेड हैं, बीटेक एमटेक इंजीनियर हैं, आप विदेश भी जा सकते हैं, दूसरी जगह भी जाके नौकरी करेंगे, आपको हमेशा ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे जो है दूसरे नातेदारी और जो अन्य संस्थाएं हैं उनके बारे में जानेंगे, राज्य सरकार अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कुछ समझ नहीं आता है, अगर आपको लगता है कहीं पर कुछ समस्या है तो, एंड शेयर जरूर करें वीडियोस को। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।